हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम महेश भास्कर है। फर्स्ट जो क्लास हुई थी वो क्लास हुई थी बेसिकली राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल का बेसिक परिचय आपको दिया था और जैसा कि आप लोगों ने नीचे कमेंट किए हैं कि सर इतना डेप्थ में हमने कभी नहीं पढ़ा। देखिए वैसे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये डेप्थ में पढ़ना और इसको कॉन्सेप्ट क्लियर करना ये आजकल की एग्जाम की डिमांड हो गई। तो अब आप ऊपर से पढ़ के चले जाते हैं तो शायद एग्जाम में कठिन हो जाता है करना। दूसरा ये कि जैसा आपका रिस्पॉन्स मिलता है तो ये मेरी नैतिक ड्यूटी बन जाती है कि अब मुझे नेक्स्ट क्लास तो डालनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोग इतना लाइक करते हैं क्लास को और इतने अच्छे कमेंट्स आप लोग करते हैं। पहली जो क्लास थी अपने राज्यपाल के बारे में बेसिकली पढ़ा था, उसका थोड़ा सा मैं हल्का सा आपको बता दूं तो अपने गवर्नर स्टार्ट किया था राज्यपाल। देखिए कुछ शब्द मैं इंग्लिश के लिखता हूं, ये आप लोगों की दिक्कत होनी नहीं चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि सारी बात तो हिंदी में ही बोलता हूँ, हिंदी में लिखता हूँ। उसी बात को अगर इंग्लिश में कुछ लाइन लिख दूं तो इस थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी सहूलियत हो जाएगी। खुद के लिए नहीं सोचना चाहिए, थोड़ा सा उनके लिए भी सोचना चाहिए कि वो कैसे पढ़ेंगे फिर इसको। इंग्लिश मीडियम का कंटेंट तो कोई अवेलेबल करवा नहीं रहा है, इसलिए थोड़ा सा कुछ टर्मिनोलॉजी में बोल देता हूँ, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए आप। राज्यपाल के बारे में पढ़ा था आपको, मैंने बताया कि भाग 6 में राज्यपाल है और आर्टिकल 153 से अपने 160 आर्टिकल लास्ट क्लास में पढ़े थे। इसमें मैंने आपको बताया था कि राज्यपाल की दो भूमिकाएं हैं। इसका मतलब राज्यपाल के कितने रोल हैं? ड्यूल रोल हैं। एक तो केंद्र के प्रतिनिधि होते हैं और दूसरा वो राज्य के कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। ये बात आपको पिछले क्लास में बताई थी कि कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। फिर आर्टिकल अपन ने शुरू किया 153 153 153 में अपन ने क्या लिखा, अगर थोड़ा सा शॉर्ट में मैं लिखूं तो यहाँ पे अपन ने लिखा कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, पर इस बात को चेंज कर दिया और 7वें संविधान संशोधन में ये लिख दिया कि एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। अब कितने राज्यों का होगा उसकी कोई सीमा नहीं है। एक राज्यपाल कितने भी राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो क्या 28 राज्यों का भी हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, पर केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। साथ में मैंने बताया था कि जो राज्यपाल का जो वेतन है उसका निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। पर मान लेते हैं कि ऐसा हो गया कि साहब 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल एक साथ बन रहा है, उस समय वेतन का निर्धारण मतलब किस प्रोपोर्शनल में वेतन मिलेगा ये प्रेसिडेंट के द्वारा तय किया जाता है। साथ ही मैंने आपको बताया था कि एक राज्यपाल को अगर सारे राज्यों का राज्यपाल बना दिया जाए तो भारत के संविधान का कौन सा ढांचा प्रभावित होगा, तो आपने इसका उत्तर दे दिया था कि साहब इसमें संघीय ढांचा प्रभावित होगा। फिर आर्टिकल 154 की अपन ने बात की और 154 में लिखा हुआ था कि राज्य की कार्यपालिका जो शक्ति है वो राज्यपाल में निहित है। या राज्यपाल उसका स्वयं प्रयोग कर लेगा या अपने अधीनस्थों के माध्यम से उसका प्रयोग कर सकता है। ये बात 154 में थी। साथ ही कार्यपालिका शक्ति के संदर्भ में कानून बनाने की जिम्मेदारी किसके पास में है? विधानमंडल और पार्लियामेंट दोनों के पास में शक्ति। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर मैंने आपको बताया आर्टिकल 155 और 155 में मैंने आपको बताया कि साहब राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। राष्ट्रपति खुद से नहीं करके मंत्रिपरिषद की सलाह से नियुक्ति करेंगे और मंत्रिपरिषद की सलाह दे जाने के बाद में राष्ट्रपति बाध्य होंगे एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। ये बात 44वें संशोधन से ऐड कर दी गई। उसके बाद में अपने बात की आर्टिकल 156 की। आर्टिकल 156 में मैंने बताया था कि जो राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो 5 और 6 से याद कर लेंगे। 5 वर्ष होता है। समय से पहले वो राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकते हैं, उनको हटाया भी जा सकता है। हटाने का आधार संविधान में नहीं लिखा गया है। मदन मोहन पुंछी आयोग ने कहा था कि जब भी हटाएं उस समय में महाभियोग की प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। कार्यकाल पूरा होने के बाद भी तब तक वो पद पे रहेंगे जब तक कि उनका उत्तराधिकारी पद पे नहीं आ जाता है। साथ ही साथ मैंने आपको ये बताया था कि कार्यकाल के दौरान उनका ट्रांसफर स्थानांतरण भी किया जा सकता है। स्थानांतरण जो है और इस वाला कार्यकाल टोटल 5 वर्ष होगा। साथ ही साथ यह भी बताया था कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल अपना पद होल्ड करके रखते हैं, पद पे रहते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया आर्टिकल 157 156 अपन ने कर लिया। फिर 157 में आपको बताया था कि राष्ट्रपति जो है उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होंगी, योग्यता क्या होगी राज्यपाल के लिए, माफी चाहते हैं। तो आपको ये बता दें कि राज्यपाल के लिए केवल 2 योग्यताएं हैं जिसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक भारत का नागरिक होना चाहिए और दूसरा उनकी उम्र है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा कोई योग्यता संविधान में नहीं लिखी गई है। पर हाँ, नियुक्ति करते टाइम 2 परंपराएं हैं, उनका पालन करना पड़ेगा।
पहली परंपरा तो ये कि साहब उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए, और दूसरा कि साहब नियुक्ति करते टाइम मुख्यमंत्री से सलाह ली जानी चाहिए। ये बात सरकारी आयोग ने भी बोली थी। उसके बाद में 158 में मैंने आपको बताया था कि पद के लिए कुछ शर्तें लिखी गई हैं। शर्तों में आपको ध्यान रखना कि वो किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। दूसरा आपको मैंने बताया था कि वो लाभ के पद पे नहीं होना। दूसरा आपको मैंने बताया था कि उनको वेतन और भत्तों जो दिए जाएंगे वो ऑब्वियस सी बात है कि दूसरी अनुसूची के तहत उनको दिए जाते हैं। वेतन भत्तों में पद पे रहते हुए कोई परिवर्तन का मतलब अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये क्वेश्चन आपको परेशान कर सकता है कि क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए कि पद पे नियुक्त करने के बाद, नियुक्ति के बाद वेतन भत्तों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, परिवर्तन नहीं किया जा सकता, यह बात सही है या गलत है? तो आप कहेंगे सही है, बल्कि गलत है। गलत कैसे है? देखिए यहाँ पे परिवर्तन की बात आई है, तो परिवर्तन दोनों तरह से हो सकते हैं, बढ़ाना भी परिवर्तन है और घटाना भी परिवर्तन है। तो आपको ध्यान रखना एग्जाम में, यस परिवर्तन तो किया जा सकता है, पर ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता जो अलाभकारी हो, नकारात्मक या हानिकारक परिवर्तन नहीं किया जा सकता। वेतन बढ़ाया तो जा ही सकता है, परिवर्तन हो सकता है, पर कम नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगली बात अपन को ध्यान रखनी है 159 की होगी। साथ ही साथ आपको बताया था कि जब भी राज्यपाल पद पे नियुक्त हो उसके बाद उनपे कोई सिविल या फौजदारी, जिसको क्रिमिनल एंड सिविल मैटर बोलते हैं, कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। पर अगर सिविल मैटर पे कार्रवाई करनी है तो कितने माह पूर्व, 2 माह पूर्व उनको नोटिस देना जरूरी है। फिर मैंने आपको शपथ के बारे में बता दिया। शपथ में ये लिखा हुआ था साहब कि किसके द्वारा दिलाई जाएगी, तो न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाएगी। किस नाम से शपथ लेंगे, तो ये है कि संविधान की रक्षा और लोक कल्याण की शपथ लेंगे। साथ ही साथ 3 वर्ड मैंने आपको बताया था, संविधान का संरक्षण, प्रतिरक्षण और संरक्षण। परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण 3 कीवर्ड अपन ने बात करी थी कि क्या क्या होते हैं ये। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि साहब अगर कोई कार्यवाहक राज्यपाल है तो भी शपथ लेनी पड़ेगी। साथ साथ ये भी बताया था कि अगर राज्यपाल के कोई कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है तो भी उनको शपथ लेनी पड़ेगी। अंतिम जो आर्टिकल अपन ने बात की 160 में, उसमें यह बताया था कि अगर कोई अन्य आकस्मिकता हो जाए, कोई अन्य कैजुअलिटीज हो जाए, कोई भी कैजुअलिटी जो यहाँ पे नहीं लिखी गई है, उसमें नियम कौन बनाएगा? राष्ट्रपति। तो अगर नियम की बात करें, लॉ की बात करें, तो देखिए एक नाम आया है यहाँ पे, राज्य विधानमंडल, राज्य और संसद। एक लॉ की बात करें तो आर्टिकल 157। एक लॉ की बात करें तो आर्टिकल 159, और एक लॉ की बात करें तो आर्टिकल 160। बहुत ध्यान से और डेप्थ के साथ पढ़ना है। देखिए ये जो लॉ है ये आर्टिकल 153 से जुड़ा हुआ है, जबकि मैं कहूंगा आर्टिकल 154 से जुड़ा हुआ है। यहां पे लिखा हुआ था कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में है, और उससे कानून कौन बनाएगा? कानून बनाने की जिम्मेदारी किसके पास में है? संसद और राज्य विधानमंडल दोनों की जिम्मेदारी है कि कानून बना सकते हैं। 157 में लिखा हुआ था कि साहब कोई योग्यता है राज्यपाल की, योग्यता यहां पे मैं लिखता हूं आर्टिकल 154, इसको लिखते हैं 154। 154 किससे जुड़ा हुआ है? कार्यपालिका शक्ति से। कार्यपालिका शक्ति 157 में क्या, जरा याद कीजिए, यहाँ पे योग्यता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि राज्यपाल की योग्यता में बदलाव करना तो कौन करेगा? ये आपको ध्यान है, संसद कर सकती है, ये कानून संसद बना देगी। आर्टिकल 159 में लिखा होता कि वेतन व भत्तों से संबंधित अगर कोई भी निर्धारण करना तो किसके द्वारा किया जाएगा? संसद के द्वारा। बट अगर 2 राज्यों के राज्यपाल है तो वेतन भत्ते कौन तय करेंगे? राष्ट्रपति तय करेंगे। और एक लॉ 160 का कि अन्य कोई भी आकस्मिकता हो जाए, जैसे मान लेते हैं कि राज्यपाल का कुछ ऐसा लिखा हुआ नहीं, जैसे मान लेते हैं कि राज्यपाल का किडनैप कर लिया जाए, मैंने पिछली बार बताया ये बात संविधान में लिखी गई नहीं है, और राज्यपाल अब पद पे भी नहीं है, उनकी डेथ भी नहीं हुई है, और ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, पर वो काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर तो नियम कौन बनाएगा? यहां पे राष्ट्रपति नियम बनाएंगे। याद रहेगा आपके? तो मैं वापस बोलता हूं,
राज्य की कार्यपालिका शक्ति के संदर्भ में कानून बनाने की जिम्मेदारी किसके पास में है? कार्यपालिका शक्ति की जिम्मेदारी है संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के पास में। यहाँ पे लिख लो, चाहे कार्यपालिका शक्ति के संबंध में किसके पास है? संसद प्लस राज्य विधानमंडल। तो आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि केवल एकमात्र ऐसा आर्टिकल 154 है जो राज्य विधानमंडल का भी उल्लेख करता है, अदरवाइज और किसी आर्टिकल में ऐसी बात नहीं उल्लेखित की गई है। तो राज्यपाल की कार्यपालिका संदर्भ में शक्ति कौन बना सकता है? संसद और राज्य विधानमंडल दोनों। आर्टिकल 157 में योग्यताओं के बारे में लिखा गया है। अगर राज्यपाल पद की योग्यता में बदलाव करना है, ध्यान से सुनिए, और मान लें कि योग्यता करनी है उनकी उम्र 40 वर्ष करनी है, इसका मतलब संविधान में क्या करना पड़ेगा? संशोधन। संशोधन कौन कर सकता है? केवल संसद कर सकती है। इसलिए अगर योग्यता में बदलाव करना है तो संसद करेगी। आर्टिकल 159, ये आर्टिकल जो 162 है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल 158, माफी चाहते हैं, आर्टिकल 158 यहां पे लिखा गया है उसके वेतन भत्ते और शर्तें। वेतन भत्ते किसके द्वारा तय किए जाते हैं? संसद के द्वारा। पर अगर 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल एक साथ बनते हैं तो वेतन भत्ते कौन तय करेंगे? तो राष्ट्रपति करेंगे। 160 में लिखा हुआ है साहब कि अन्य कोई आकस्मिकता आ जाए तो लो कौन बनाएगा? राष्ट्रपति। इसका मतलब 160 के लो, ऐसा क्वेश्चन कभी मिलान करवाने वाला दे दे तो कि मिलान कीजिए, मिलान कीजिए, आर्टिकल दे देगा आपको 154 और यहाँ पे लिख देगा संसद। आर्टिकल 160 दे देगा, यहाँ पे दे देगा राष्ट्रपति। आर्टिकल आपको दे देंगे 158 और यहाँ पे दे देंगे संसद व राज्य विधानमंडल। फिर दे देंगे आर्टिकल 157 और यहां पे दे देंगे संसद प्लस संसद ही दे दिया केवल अकेला। अब कहेगा इस वाले के साथ मिलान कीजिए। देखिए ये आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था आपको, इस लेवल से पढ़ना है कि आपको लगेगा कि यार ये मैंने कभी नहीं पढ़ा है, उसी लेवल से पढ़ना है। तो अगर ऐसा मिलान करवाने वाला कोई क्वेश्चन दे देता है तो क्या मिलान करेंगे? अब मिलान करते हैं। 154 में लिखा गया है कि राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति के संदर्भ में कानून कौन बना सकता है? इसका मिलान ये हो जाएगा, देखिए इधर वाला, ये संसद और राज्य विधानमंडल, इसका उत्तर हो जाएगा। 160 में अन्य आकस्मिकता के बारे में लिखा गया तो नियम कौन बनाएंगे? राष्ट्रपति बनाएंगे। आर्टिकल 158 में क्या लिखा गया? आर्टिकल 158 में साहब ये लिखा गया है कि अगर राज्यपाल की कोई भी शर्तें हैं उनमें बदलाव करना शर्तों में तो कौन करेगा? संसद। और 157 में क्या लिखा गया है कि अगर योग्यता में बदलाव करना तो कौन करेगा? संसद। इस लेवल से आपको पढ़ना है, ठीक। तो अभी तक जो अपन ने पढ़ा उसका आपको मैंने ब्रीफ बता दिया। आप चाहेंगे तो और डिटेल वाले क्वेश्चन यूपीएससी जो आईएएस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पर उस लेवल की तैयारी करने के बाद यहाँ नीचे कुछ बचता नहीं है, आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। अब बात करते हैं साहब राज्यपाल की शक्तियों के बारे में। तो देखिए 10-12 मिनट हो गई, अपनी पिछली क्लास रिवीजन हो गया। अब बात करते हैं कार्यपालिका, और कार्यपालिका शक्ति भी इतनी ही डिटेल से पढ़ेंगे, उसके बाद आपको लगेगा कि हमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मूल जो ओरिजिनल टेक्स्ट है अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, आज संविधान दिवस है, उसकी भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन है अपना, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन किया गया, गाइड बुक की छोड़िए, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि आपके पेपर प्रोफेसर्स बनाते हैं और वो एक लीजेंड होते हैं अपने आप में, तो इसलिए वो जब क्वेश्चंस देखते हैं तो वो कोई गाइड बुक को फॉलो नहीं करके मूल संविधान को फॉलो करते हैं। मूल संविधान को समझना, उसकी भाषा को समझना थोड़ा सा टफ काम है, इसलिए अपन केवल मूल संविधान की बातों को डिस्कस कर रहे हैं कि जो ओरिजिनल बातें हैं, कॉपी पेस्ट होके नहीं, कॉपी पेस्ट में थोड़ा सा गलती होने की संभावना होती है। अब अपन बात करेंगे राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति के बारे में। तो क्या हेडिंग लगाएंगे? राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, या माफी चाहते हैं राज्यपाल की शक्तियां, हेडिंग लगाइए। और इसको मैंने शायद इसको लिख रखा है, तो आप यहां से देखिए राज्यपाल की शक्तियां। और इंग्लिश में अगर कुछ टर्म बोलता हूं तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुछ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी होते हैं, तो ये बात मैंने यहाँ इंग्लिश में लिख दी तो इससे आपकी क्या दिक्कत होगी? पावर्स ऑफ गवर्नर, राज्यपाल की शक्तियां, पावर्स ऑफ गवर्नर। पहला लिखेंगे एग्जीक्यूटिव पावर, कार्यपालिका शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर। उसके बाद में लिखेंगे लेजिस्लेचर पावर, LEGISLATURE, लेजिस्लेचर पावर। फिर लिखेंगे फाइनेंशियल पावर,
फिनेंशियल पावर, फिर लिखेंगे जुडिशियल पावर, फिर लिखेंगे डिस्कशनरी पावर, फिर लिखेंगे इमरजेंसी पावर। कितनी शक्तियां पढ़ेंगे? 6 शक्तियां। पहला कार्यपालिका शक्ति, फिर विधायी शक्ति, फिर वित्तीय शक्ति, फिर न्यायिक शक्ति, आपातकालीन और स्वविवेकी शक्ति। इन शक्तियों को इस प्रकार से बांट के पढ़ेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक एक शक्ति के बारे में अपना विस्तार से पढ़ने वाले हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे आप एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नर, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नर, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति। अपन कार्यपालिका शक्ति के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं। अब वो डिटेल से कार्यपालिका शक्ति पढ़ेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कि कार्यपालिका होता क्या है, मतलब कार्यपालिका शक्ति का मतलब क्या होता है। देखिए, इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा 2 मिनट का धैर्य रखेंगे। अपन बात करेंगे सरकार की, यह आपने जरूर सुना होगा। जो क्लास तीसरी 3rd क्लास है उसका टॉपिक फर्स्ट है शायद, हमारी सरकार, ऐसा कुछ मिला के वहीं की बात बता रहे हैं। आपको जैसे ही दिमाग में सरकार आए, आपको ऐसे 3 लाइन खींच लेने के साथ सरकार का मतलब 3 बातें होती हैं। तो एक एक चीजें माइन्यूर पढ़नी है। सरकार का नाम आते हैं, आपको कितनी बातें डिवाइड कर लेनी है? 3 बातें। सबसे पहला विधायिका, दूसरा पढ़ना कार्यपालिका, और तीसरा आपको पक्का पता न्यायपालिका। न्यायपालिका तो रिपीट कीजिए, सरकार के कितने अंग होते हैं? 3। कौन कौन से? पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। तो क्वेश्चन है कि सरकार के अंग, तो आपका आंसर 3 अंग होते हैं। सरकार का मतलब ओबीएस बात है, उसके अंग 3। सबसे पहले आपको ध्यान रखना कि विधायिका क्या होती है। विधायिका के 2 नाम और हैं जो आपने सुने, मतलब विधान बनाने वाली, और विधान कौन बनाता है? विधान संसद बनाती है। या किसके लिए बनाती है? व्यवस्था करने के लिए, तो व्यवस्थापिका। ध्यान रहेगा। तो इसका मतलब संसद एक किसका अंग है? सरकार का अंग है। विधायिका संसद का ही दूसरा नाम है, और व्यवस्थापिका भी संसद का ही नाम है। तो जितने नाम है उतने इसके अंग हैं। आपको क्वेश्चन पूछे कि संसद के कितने अंग है? आपका आंसर 3 अंग है। एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। आरपी लिख रहा हूं, राष्ट्रपति। इसका मतलब लोकसभा जो है वो किसका अंग है? संसद का। संसद किसका अंग है? सरकार का। क्लियर हो गया? तो राष्ट्रपति, राज्यसभा आरएस लिखा है, लोकसभा एलएस लिखा, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। ये किसके अंग हो गए? सब विधायिका के हो गए, या संसद के हो गए, या व्यवस्थापिका के। एक ही नाम है कार्यपालिका। इनका काम होता है, जब संसद पढ़ेंगे तब कानून बनाने का, केवल कानून बनाना। ये इंटरेस्टिंग आपको कार्यपालिका समझना। इसने जो कानून बना दिया, लॉ बना दिया, मैं बताऊंगा लॉ फॉर्मेशन कैसे होता है जब पार्लियामेंट अपन पढ़ेंगे, अभी वेट कीजिए। इसने जो कानून बनाया है, इसको लागू करने का काम कौन करेगा? कार्यपालिका। जैसे मान लेते हैं कि शिक्षा पर कोई बिल आया, तो पहले लोकसभा में आया, लोकसभा से राज्यसभा में, फिर राष्ट्रपति ने साइन कर दिए। अब इसको लागू कौन करेगा? कार्यपालिका। ये बहुत ध्यान से आपको समझना है। कार्यपालिका लागू करेगी। देखिए, कार्यपालिका जो है ये 2 प्रकार की होती है। कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक होती है स्थायी कार्यपालिका, और एक होती है, मतलब एक होती है नाम मात्र की कार्यपालिका, दूसरा होता है वास्तविक कार्यपालिका। तो ये तो होता नाम मात्र की, ओनली नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, नाम मात्र की, और ये होती है वास्तविक कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका। क्या समझे? विधायिका समझ गए। कार्यपालिका जो होती है भारत में, वो कितने टाइप की है? टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव कितने? 2 टाइप है। फर्स्ट वन इज नॉमिनल एग्जीक्यूटिव एंड सेकंड इज रियल एग्जीक्यूटिव। नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका।
नाम मात्र की कार्यपालिका का मतलब उसका केवल नाम चलता हो, उसमें पावर नहीं हो, पावर तो हो पर वो केवल नाम का पावर हो। यहां पे भारत में कौन है? राष्ट्रपति। तो क्वेश्चन पूछे कि राष्ट्रपति किसका अंग है, तो आप कहेंगे सर वो विधायिका का भी अंग है, वो कार्यपालिका का भी अंग है। कार्यपालिका में किसका अंग है? वो नाम मात्र की कार्यपालिका। तो मैंने लिखा कि राष्ट्रपति भारत में नाम मात्र की कार्यपालिका है। इंटरेस्टिंग सुनिए, जो रियल एग्जीक्यूटिव है उसके भी 2 टाइप आगे, ठीक, आपने नहीं पढ़ा होगा पर सुनिए ध्यान से। वास्तविक कार्यपालिका के भी कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार। पहला जो है वो होती है स्थायी और दूसरी होती है अस्थायी। कुछ समझ में आया? सबसे पहले पॉलिटी में केवल अपन सरकार पढ़ते हैं। सरकार के कितने अंग होते हैं? 3। पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। क्लियर? विधायिका जो है, विधायिका, इस विधायिका का दूसरा नाम संसद है, इसी का नाम व्यवस्थापिका है। और इसके कितने अंग हैं? 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसका मतलब इसको लेजिस्लेचर बोलते हैं, और लेजिस्लेचर का सेकंड नेम क्या है? पार्लियामेंट, और फिर पार्लियामेंट लेजिस्लेचर व्यवस्थापिका भी यही होता है। इसके कितने पार्ट हैं? 3, लोकसभा, राज्यसभा एंड राष्ट्रपति। फिर बात करते हैं कार्यपालिका की। कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। देखिए एक बार थोड़ी सी दिक्कत तो आएगी आपके, पर इस लेवल से एक बार आपने समझ लिया, फिर वापस कभी पॉलिटी नहीं पढ़नी पड़ेगी। चाहे फर्स्ट ग्रेड दे रहे हैं, चाहे आईएएस दे रहे हैं, चाहे आईआरएस दे रहे हैं, या फिर छोटी वाली एग्जाम दे रहे हैं, आपको कभी दिक्कत आएगी नहीं पॉलिटी में। कार्यपालिका कितने प्रकार की? 2, नाममात्र और वास्तविक कार्यपालिका। नाममात्र की कार्यपालिका का भारत में प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। और वास्तविक कार्यपालिका जो है इसका, ये कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? एक स्थायी और दूसरी अस्थायी। ठीक, अब बात करते हैं न्यायपालिका की। न्यायपालिका भी भारत में 3 स्ट्रक्चर की है। नीचे नीचे होते हैं लोअर कोर्ट, इसको अधीनस्थ न्यायालय बोलते हैं, ऊपर हाई कोर्ट और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट। क्लियर हो गया? इसका मतलब स्थायी जो कार्यपालिका है इधर, इसमें सारे आएंगे आईएएस, आईपीएस। इसका मतलब जो सरकारी जो ऑफिशियल जो ब्यूरोक्रेट जो होते हैं भारत में, उच्च स्तर के अधिकारी, जिसमें मान लेते हैं कि अब सचिव जो आ गए, कोई स्थायी कार्यपालिका का अंग हो गया। और अस्थायी कार्यपालिका का मतलब हो गया मंत्री। क्लियर हो गया? इसका मतलब क्या, कौन हो गया? मंत्री और प्रधानमंत्री। और इधर न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, ये 3 प्रकार की होती है। क्लियर? तो मैं वापस रिपीट करता हूं, विधायी, विधायिका, संसद, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका नाममात्र वास्तविक, न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट। अब देखिए एक चीज ध्यान रखनी है, इसको राज्य पर अप्लाई करेंगे अपन तो क्या कैसे करेंगे? राज्य में कितने अंग होते हैं? राज्य की सरकार के 3 अंग। कौन कौन सा? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का मतलब होता है कि विधानसभा, और विधानसभा के कितने अंग हैं? वही 3 कर देंगे। राष्ट्रपति की जगह लिख देंगे राज्यपाल, लोकसभा की जगह लिख देंगे विधानसभा, राष्ट्रपति राज्यसभा की जगह लिख देंगे विधान परिषद। विधान परिषद। कार्यपालिका भी 2 प्रकार की, नाम मात्र के प्रमुख कौन हो जाएंगे? राज्यपाल। और वास्तविक कार्यपालिका के कितने भाग हो जाएंगे? 2, स्थायी और अस्थायी। यहाँ पे मंत्री प्रधानमंत्री आ रहे थे, यहाँ पे मुख्यमंत्री और मंत्री आ जाएंगे। मुझे पता दिमाग का दही हो रहा आपका। इस सेपरेट क्लास को मैं एक अलग से क्लास में लूंगा सरकार के नाम से, और उस पर पूरा डेप्थ में 1 घंटे 2 घंटे अपन डिस्कस करेंगे। एक्चुअली सरकार के बारे में आपको सारी बेसिक इंफॉर्मेशन लेनी है। पर अभी आप ये समझेंगे कि कार्यपालिका का हेड कौन हो गया? राष्ट्रपति। तो राज्य में कौन हो जाएगा? राज्यपाल। ये अपन को पढ़ना था बेसिकली। तो राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, ये अपन को पढ़ना है। इस कार्यपालिका शक्ति को अपन कई भागों में बांटकर पढ़ेंगे। कार्यपालिका शक्ति आर्टिकल अपन सबसे पहले देखेंगे 154, जो आपको पता है। इसमें क्या लिखा हुआ था कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। ये बात 154 में लिखा हुआ है। फिर बात करेंगे आर्टिकल अपन 154 के बाद में 163 की, मैं बताऊंगा आगे क्या है। उसके बाद में बात करेंगे अपन 164 की, उसके बाद में बात करेंगे 165, उसके बाद बात करेंगे 166, फिर बात करेंगे 167। इतने सारे आर्टिकल और ये बात पढ़ेंगे तब आपके एक टॉपिक क्लियर होगा जिसमें केवल कार्यपालिका शक्ति पढ़नी है। ठीक, तो सबसे पहले 154, 163, 164, 165, 166 और 167।
तो अपन को बेसिकली लगभग आप मान के चलिए कि ये 5-6 आर्टिकल 4-5 आर्टिकल पढ़ने तो जाके अपना क्लियर होगा। तो उतारिए राज्य की कार्यपालिका शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नर, इसमें 154, 163, 164, 65, 66 और 67 ये आर्टिकल आप लिखिए, एक एक पर बात करते हैं अपन। सबसे पहले अपन जो बात करना चाह रहे हैं वो करेंगे आर्टिकल 154 पर, जो आपको बेसिकली आ रहा है आर्टिकल 154। इस पे मैं कुछ नहीं लिखवाऊंगा ज्यादा। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जो कल अपन ने बात करी थी, राज्यपाल में निहित होगी। क्या लिखेंगे? एग्जीक्यूटिव पावर वेस्टेड विथ गवर्नर, किसमें निहित होगी? राज्यपाल में निहित होगी। ये बात कहाँ पे लिखी गई है? आर्टिकल 154 में मेंशन किया गया, द एग्जीक्यूटिव पावर वेस्टेड विथ गवर्नर, गवर्नर में वेस्टेड होगी पावर राज्य की कार्यपालिका शक्ति, जिसका प्रयोग या तो स्वयं कर लेगा, कल बताया था, जिसका प्रयोग या तो स्वयं कर लेगा या अपने सबऑर्डिनेट्स अधीनस्थ के माध्यम से कर लेगा। यहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा, यहां से एक क्वेश्चन बनेगा, इस पर कानून बनाने की जिम्मेदारी फिर किसकी आ जाएगी? विधानमंडल या संसद की आ जाएगी। ठीक, 154 के बाद अगला जो आर्टिकल आएगा वो 163 आएगा, जो इंटरेस्टिंग है, ये पढ़ना है। इसमें यह लिखा गया है कि अब देखिए समझिए 163 का आर्टिकल कैसे याद करेंगे। आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है कि एक मंत्री परिषद होगी, 7-4 सारे मंत्री साथ में 4-4 ही आते हैं, 4-4 मंत्री साथ में आते हैं। 7-4 जो है वो किसकी बात करता है? मंत्रियों की बात करता है केंद्र स्तर पर। क्लियर? एक ट्रिक है, इसमें अगर 89 जोड़ देंगे, 89, तो ये कितने बन जाएंगे? ये 163 बन जाएंगे। 163 किसकी बात करेगा? राज्य के मंत्रियों की। क्लियर हो गया क्या? वापस बोलता हूं, 74 का आर्टिकल वो केंद्र स्तर पर मंत्रियों की बात करता है कि केंद्र में कितने मंत्री होंगे। बात समझ में आ गई? कैसे मंत्री परिषद होगी, उसका मुखिया कौन होगा, उसमें आर्टिकल 89 जोड़ते 163 बन जाएंगे। 163 किसकी बात करेगा? राज्य के मंत्रियों की बात करेगा। ऐसे ही देखिए, थोड़ा सा आपको और बता दूं ये ट्रिक कहां पे काम में आएगी। वैसे तो पूरी राज्य की पॉलिटी में काम में आनी है। जैसे आपने पढ़ा होगा संसद 7-9, 7-9 में क्या है? 7-9, 7-9 में संसद है कि हम साथ में नहीं बैठेंगे, लड़ाई करते रहते संसद में। और इसमें कितने जोड़ने? इसमें 89 जोड़ने हैं। 89 जोड़ते ही राज्य का विधानमंडल आ जाएगा। क्लियर? ये मैं आपको ट्रिक से एक अलग से क्लास में बताऊंगा आपको। तो आर्टिकल 163 किसके बारे में कहता है कि एक मंत्री परिषद होगी, राज्य में मंत्री परिषद, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है। राज्य में एक मंत्री परिषद होगी जिसके मुखिया कौन होंगे? सीएम होंगे। आप कहेंगे कि इसका क्या संबंध है राज्यपाल की शक्ति से? बिल्कुल है। कहा गया साहब जो राज्यपाल है ना, ये इंटरेस्टिंग लाइन है, राज्यपाल अपनी स्वविवेक की शक्तियों को छोड़कर, स्वविवेक की शक्तियों को छोड़कर इसकी सलाह पर काम करेंगे, इसकी सलाह पर कार्य करेंगे। क्या समझे? आर्टिकल 163 कहता है कि राज्य में एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया कौन होगा? सीएम। तो पहला क्वेश्चन क्या बनेगा परीक्षा में? राज्य की मंत्री परिषद का उल्लेख कहां पे किया गया? 163 में। आप कहेंगे इसका राज्यपाल से क्या संबंध है? संबंध है। यहाँ पे लिखा गया कि राज्यपाल अपनी स्वविवेक की शक्तियों को छोड़कर, यही लाइन है जो राज्यपाल को स्वविवेक की शक्ति प्रदान करती है। ये की बात आर्टिकल आपको मैंने 74 में लिखी गई है कि केंद्र में एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया पीएम होगा। फिर क्या लिखा गया आगे? फिर लिखा गया कि राष्ट्रपति इसकी सलाह पर काम करेंगे। इसका मतलब क्वेश्चन है कि क्या राष्ट्रपति को संविधान ने स्वविवेक की शक्ति दी है? क्या आप कहेंगे नहीं दी है। क्या गवर्नर को दी है, राज्यपाल को? हाँ दी है। कहां पे लिखी गई है? 163 में। तो आप इंटरेस्टिंग सुनिए, राज्यपाल की जो स्वविवेक की शक्ति है उसका उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया? आर्टिकल 163 में किया गया कि स्वविवेक की शक्तियों को छोड़कर उसके अनुसार कार्य करेंगे। अब तुलना करके देखते हैं आर्टिकल 163 और आर्टिकल 74 में। यहां पे क्या लिखा गया? 163 में यहां पे लिखा गया कि मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया सीएम होंगे और राज्यपाल स्वविवेक की शक्तियों को छोड़कर
किसके अनुसार काम करेंगे? मंत्रिपरिषद के अनुसार। एक्सेप्ट डिस्क्रिसिव पावर गवर्नर विल परफॉर्म एंड एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसका मतलब सर्वे की शक्तियों को छोड़कर मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करेंगे। 74 इंटरेस्टिंग है कि एक मंत्रिपरिषद होगी जिसके मुखिया पीएम होंगे और राष्ट्रपति इसके अनुसार काम करेंगे। राष्ट्रपति इसकी सलाह पर काम करेंगे। आप कहेंगे इसमें इंटरेस्टिंग क्या है? देखिए, क्या राष्ट्रपति के लिए कहीं भी स्वविवेक शब्द लिखा हुआ? नहीं। तो क्या राज्यपाल के लिए लिखा हुआ? हाँ। तो क्वेश्चन पूछे कि राज्यपाल की जो स्वविवेक की पावर है वो किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 163 में है। दूसरी बात, यहां पे ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति एक बार विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, सलाह को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। अर्थात विधेयक नहीं, सलाह बोलूंगा, सलाह को पुनर्विचार के लिए भेजी जा सकती है। एक बार सलाह, एक बार पुनर्विचार के लिए। पर क्या गवर्नर के साथ ऐसा लिखा हुआ? नहीं। इसका मतलब एक शक्ति राज्यपाल के पास स्वविवेक की है, जबकि राष्ट्रपति के साथ जो पावर है वो एक बार पुनर्विचार की है। तो क्या राज्यपाल सलाह को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते? नहीं, ये याद रखना आपको। क्वेश्चन क्या आएगा? मंत्रिपरिषद की दी गई सलाह को राज्यपाल पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं? यस नो? तो आप कहना नो। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, कथन सही है गलत? आप कहना सही है। राज्यपाल के पास में स्वविवेक की शक्ति का उल्लेख किया गया, जबकि राष्ट्रपति के पास में कोई स्वविवेक की शक्ति नहीं है, कथन सही है गलत है? सही है। इसको लिखते हैं। क्वेश्चन ऐसा देखते हैं। क्वेश्चन, राज्यपाल सलाह को पुनर्विचार हेतु नहीं भेज सकते। ठीक है। राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्ति संविधान में नहीं है। राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्ति उल्लेखित नहीं है, उल्लिखित नहीं है। यहां पे लिखेगा आर्टिकल 163, यहां पे लिखेगा 74। अब कहेगा कथन कौन सा सही है कौन सा गलत है, इस लेवल से आपको देखो पढ़ना ही पड़ेगा। यहां पे लिखा कि राज्यपाल सलाह को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते, कथन सही है। राष्ट्रपति के पास स्वविवेक की शक्ति उल्लेखित नहीं है, उल्लेखित नहीं है स्वविवेक की शक्ति पर उल्लेखित नहीं है, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों कथन सही हो गए। समझ में आ गया? इसका मतलब कार्यपालिका की जो शक्ति जो अपन पढ़ रहे हैं, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, आपको ध्यान रखना है कि यहां पे क्या लिखेंगे? राज्य में एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। राज्यपाल अपनी स्वविवेक की शक्तियों को छोड़कर इसकी सलाह पर कार्य करेंगे और नीचे लिखा पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते, पुनर्विचार हेतु नहीं भेज सकते। ये बात किस में लिखी गई है? आर्टिकल 163 में लिखी गई है। अब बात करते हैं आर्टिकल 164 की। आर्टिकल 164 की आर्टिकल 164। आर्टिकल 164 आपको पता है, इसमें लिखा गया कि सीएम जो है उनकी नियुक्ति कौन करेंगे? सीएम की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। अब आपके दिमाग में आएगा इसका मतलब राज्यपाल पावरफुल है इस मामले में। देखिए यहां पे भी लिखा होगा कि विधानसभा जो उसमें बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है, विधानसभा मैं आपको अलग से समझाऊंगा बहुमत कैसे मिलता है, ये भी अपन अलग से पढ़ेंगे। अभी केवल आप इतना याद रख लेंगे, विधानसभा में जो बहुमत प्राप्त दल का नेता है, विधानसभा में जो बहुमत प्राप्त दल का नेता है उसको गवर्नर जो है वो सीएम अपॉइंट करेंगे। नियुक्त वर्ड आया है, नियुक्त वर्ड, ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में कि मुख्यमंत्री की क्या होती है, मनोनीत होता है कि नियुक्त होता है, निर्वाचित होता है, क्या होता है?
तो यहाँ पे आप करेंगे मुख्यमंत्री नियुक्त किए जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं, बाई हुम, गवर्नर, गवर्नर के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ये बात लिखी 164 में। साथ ही इसमें यह भी लिखा गया है कि सीएम की सलाह पर, सीएम की सलाह पर, और यह सलाह बहुत इंपॉर्टेंट है, अन्य मंत्री नियुक्त होते हैं, अन्य मंत्री नियुक्त किए जाएंगे। अब कितने मंत्री होते हैं? 15% होते हैं, 10% होते हैं, अधिकतम सीमा, मिनिमम सीमा, ये अपन अलग से टॉपिक आएगा मंत्रिपरिषद, वहां पे पढ़ेंगे। केवल आपको इतना रखना कि सीएम की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, किस आधार पर? विधानसभा में जिसको मेजोरिटी प्राप्त पार्टी है उसका जो लीडर है उसे नियुक्त किया जाएगा, और जो अदर मिनिस्टर है अपॉइंटेड बाय द गवर्नर बाय द एडवाइस ऑफ सीएम, मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। ठीक, अब एक इंटरेस्टिंग बात और है, ये आपको एक चार्ट में लिखना, मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? त्यागपत्र तो राज्यपाल को। मुख्यमंत्री को बर्खास्त कौन कर सकते हैं? ये इंटरेस्टिंग बात है, बर्खास्त तो राज्यपाल। इसका मतलब एक बात कह सकते हैं क्या कि जो सीएम है, जो मंत्री है, त्यागपत्र भी किसको देंगे? राज्यपाल को देंगे। बर्खास्त भी कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। और नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इसका मतलब सारी मंत्रिपरिषद है वो राज्यपाल की प्रसाद पर्यंत पद पे रहती है, ये भी आपको ध्यान रखना थोड़ा सा। तो 164वें आर्टिकल में दो बातें आपको ध्यान रखनी है, सीएम की नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाएगी? मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, और अन्य मंत्री भी राज्यपाल से नियुक्त किए जाएंगे, पर एडवाइस किसकी ली जाएगी? सीएम की एडवाइस ली जाएगी। साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि सीएम त्यागपत्र किसको देंगे? राज्यपाल को, और बर्खास्त भी कौन कर सकता है? राज्यपाल इसको बर्खास्त कर सकते हैं। ये बात है 164 में। अब बात करते हैं आर्टिकल 165 की, 165 की। तो राज्यपाल की कितनी शक्ति अपन ने पढ़ ली अभी तक? राज्यपाल की अपन ने अभी तक 2 शक्तियां पढ़ ली। 2 शक्ति में देखिए, पहली जो शक्ति अपन ने पढ़ी उसकी बात करते हैं, एक बार रिपीट करते हैं। ये अगर आपने नोट्स तैयार कर लिए और एक बार ढंग से पढ़ ली इस क्लास को, एक बार इसको झेल लिया, फिर जीवन में दिक्कत नहीं आएगी। आर्टिकल 154 पढ़ा है, आर्टिकल 163 पढ़ा है, आर्टिकल 164 पढ़ लिया। क्या पढ़ा 154 में? राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है। 163 में पढ़ा एक मंत्रिपरिषद होगी जिसके मुखिया सीएम होंगे, राज्यपाल अपनी स्वयं की शक्तियों को छोड़कर इसके अनुसार कार्य करेंगे। 164 में क्या लिखा हुआ है? 164 में लिखा हुआ है सब जो मुख्यमंत्री हैं इनकी नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाएगी? राज्यपाल के द्वारा। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा, सलाह सीएम से ली जाएगी। मंत्रियों को बर्खास्त कौन कर सकते हैं? बर्खास्त करने का काम भी साहब सीएम का है। त्यागपत्र किसको देंगे? बर्खास्त करने का काम भी राज्यपाल का है, और त्यागपत्र भी किसको देंगे? राज्यपाल को देंगे। अब बात करते हैं आर्टिकल 165 में। देखिए आर्टिकल जो 76 है, देखिए सीकर, झुंझुनू, शेखावाटी इस साइड में जो है होता है ना, है उसको ऐसे 6 बोलते हैं कि 6-7, हरियाणा में 6 बोलते हैं, ऐसा कुछ वर्ड आपने सुना होगा। तो न्याय 7-6, इसका मतलब न्याय अपने क्या है? 7-6 मतलब न्याय 7 है, तो न्याय का मतलब 7-6, तो ये क्या है? ये तो हो गया 7, और ये क्या हो गया? 6। तो न्याय क्या? 6, न्याय 7-6, 7-6 का मतलब न्याय 7 में है। अब याद करते हैं, देखिए यहां पे लिखा गया है 7-6, 7 और 6। अब क्या 7 है? न्याय, न्याय का मतलब महान्यायवादी, महान्यायवादी किस आर्टिकल में लिखा गया है? 76 में लिखा गया है महान्यायवादी। अब दूसरी बात सुनिए, इसमें मैंने आपको बताया था 76 में अपन को ट्रिक से क्या जोड़ने हैं? 89 जोड़ने हैं, तो कितने आएंगे? 165। 165 में कौन आ जाएगा? महाअधिवक्ता आ जाएगा, याद रह जाएगा। 7-6 न्याय, ठीक है, इसमें कितने जोड़ने? 89। 165 में क्या आ गया? महाधिवक्ता आ गया। इसका मतलब 165 में क्या लिखा हुआ? महाधिवक्ता के बारे में लिखते हैं महाधिवक्ता, तो लिखेंगे महाधिवक्ता की नियुक्ति
राज्यपाल करेंगे। इनकी सेवा शर्तें भी राज्यपाल द्वारा निर्धारित होंगी। यह क्वेश्चन कई बार पूछ ले एग्जाम में कि एक होता है एडवोकेट जनरल और एक होता है अटॉर्नी जनरल। तो महाधिवक्ता और महान्यायवादी, तो अटॉर्नी जनरल विल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, आर्टिकल 165 में मेंशन किया गया है। इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं, ये एक एडवोकेट जनरल विल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। पर क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि महाधिवक्ता की सेवा शर्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, महाधिवक्ता की सेवा शर्तें जो हैं वो राज्यपाल के द्वारा ही तय की जाएंगी। ये बात आर्टिकल 165 में लिखी गई है। अब महाधिवक्ता अपने आप में एक अलग से टॉपिक है जिसको अपन कभी और डिस्कस करेंगे, महाधिवक्ता के बारे में कंप्लीट अपन जानकारी। पर 165 में किसके बारे में लिखा गया, महाधिवक्ता के बारे में। साथ ही साथ आप एक हेडिंग और लगाएंगे कि राज्यपाल निम्नलिखित अन्य अधिकारियों को भी नियुक्त करते हैं। तो जिन जिन की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे वो सारी राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति होगी। बात समझ में आ गई। इसका मतलब जो महाधिवक्ता है, महाधिवक्ता, इसकी नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाएगी, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा। अन्य पदाधिकारी कौन कौन से, उनके बारे में देख लेते हैं। अन्य पदाधिकारी, अन्य पदाधिकारी लिखे। नंबर 1 लिखिए राज्य निर्वाचन आयोग, इसके लिए आर्टिकल 243 के और जेड ए है। राज्य वित्त आयोग, इसके लिए आर्टिकल 243 आई और 2 वाई है। इसके अलावा आरपीएससी के सदस्य व अध्यक्ष, इसके अलावा राज्य मानवाधिकार आयोग, कोमा लोकायुक्त, कोमा राज्य महिला आयोग, सूचना आयोग, इनकी नियुक्ति भी। और ये सारे आयोग आएंगे एग्जाम, अपने एग्जाम में अलग अलग सिलेबस का पॉइंट है, उस पर अपन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ अन्य पदाधिकारी, अन्य पदाधिकारियों में राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग, आरपीएससी के सदस्य व अध्यक्ष, राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, राज्य महिला आयोग, सूचना आयोग, जितने भी राज्य स्तरीय आयोग हैं। अब आरपीएससी में हम आपको पढ़ाऊंगा इनको हटाते किसके द्वारा, कौन हटा सकते हैं, पर ये अभी आपको इतना ध्यान रखना है। ये हो गया आर्टिकल 165। अब 2 आर्टिकल और है, आर्टिकल 166 और आर्टिकल 167। देखिए आर्टिकल 166 बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है वो आपको समझना ध्यान से। इसमें क्या लिखा गया इसके बारे में बात करते हैं। देखिए आर्टिकल 166, फिर एक टेबल बना के सब आर्टिकल एक साथ आपको मैं याद करवा दूंगा। आर्टिकल 166 इसमें लिखा गया है, ये इंटरेस्टिंग है। इसमें 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात ये कि राज्य के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से, ये क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में नाम से, कि राज्य के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। किस आर्टिकल में लिखा गया, आर्टिकल 166 में। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में होगी। ये बात कहां पे लिखी गई, ये बात लिखी 154 में, याद रहेगा ना। यहाँ पे कि राज्यपाल के नाम से कार्य किया जाएगा, और यहाँ पे लिखा गया कि
राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। इसके बाद में आर्टिकल याद रखना है कि इंटरेस्टिंग, सारे जो मंत्री होते हैं उनमें विभागों का बंटवारा राज्यपाल नहीं करके मुख्यमंत्री करते हैं। विभाग किसके द्वारा बांटे जाते हैं? मुख्यमंत्री के द्वारा। पर क्वेश्चन ये आता कि राजस्थान या राज्य में कार्य आवंटन के नियम कौन बनाता है? एलोकेशन ऑफ द बिजनेस रूल, कार्य आवंटन के नियम राज्यपाल के द्वारा बनाए जाते हैं। तो राज्य में कार्य आवंटन नियम, एलोकेशन ऑफ द बिजनेस रूल, कार्य आवंटन के नियम किसके द्वारा बनाए जाते हैं? राज्यपाल के द्वारा। किस आर्टिकल में लिखा गया है? आर्टिकल 166 में। तो दो बातें ध्यान रखनी है, 166 में 66 आ रहा है, इसका मतलब सभी कार्य राज्यपाल के नाम से होंगे। किस आर्टिकल में? 166 में। और राज्य में कार्य आवंटन के नियम किसके द्वारा बनाए जाएंगे? ये गवर्नर के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा ही बनाए जाते हैं। एलोकेशन ऑफ द बिजनेस रूल, मंत्री किस प्रकार से कार्य करेंगे, कार्य के लिए नियम क्या है, कार्यों का संचालन कैसे होगा, ये सारे काम किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए मैं लिखता हूं उसको, मंत्रियों में विभागों का बंटवारा और कार्य आवंटन के नियम, तो मंत्रियों में विभागों का बंटवारा कौन करेंगे? सीएम करेंगे। कार्य आवंटन के नियम कौन बनाएंगे? राज्यपाल बनाएंगे। बहुत ध्यान से देखना है, तो मिलान करवाने वाला क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं करना है। ईओ और जो आरएस की आप तैयारी कर रहे हैं एसआई की, देखिए इतना बड़ा पद है कि इतना टफ कंपटीशन है। अब इसमें एग्जामिनर ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाता है तो आप विश्वास मानिए कि बहुत सारे लोग इसका आंसर की नहीं जारी कर पाते जब परीक्षा होती है, क्योंकि वो इस लेवल तक अपन कभी इसको चीजों को एनालाइज करते ही नहीं है। बहुत ध्यान से, है ना, हर एक चीज को पढ़ना है। 166 में क्या लिखा गया है? सभी कार्य राज्यपाल के नाम से और राज्य में कार्य आवंटन के नियम किसके द्वारा बनाए जाएंगे? राज्यपाल के द्वारा बनाए जाएंगे। ये बात लिखी गई है आर्टिकल 166 में। ठीक है, अंतिम जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 167 है, आर्टिकल 167, आर्टिकल 167। ये पर्सन सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड में आरपीएससी ने पूछा कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल के संबंध किस अनुच्छेद में है? तो उसमें आर्टिकल 167 ऑप्शन था और दूसरा था कि मुख्यमंत्री के कर्तव्य, ड्यूटीज ऑफ सीएम किस आर्टिकल में मेंशन की गई है? आर्टिकल 167 में, 167 में इसको मेंशन किया गया। बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, तो आर्टिकल 167 यहां पे लिखना मुख्यमंत्री के कर्तव्य, आप ड्यूटीज ऑफ सीएम लिखिए, इसको हिंदी में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, मुख्यमंत्री के कर्तव्य, ड्यूटीज ऑफ सीएम किस आर्टिकल में? देखिए नाम मुख्यमंत्री का आ रहा, पर ये शक्ति किसकी है? राज्यपाल की। कैसे होगी? देखिए, चूंकि मुख्यमंत्री की ड्यूटी है कि वो राज्यपाल को सारी सूचना दे, किसके बारे में? प्रशासन के बारे में दे, लॉ के बारे में दे। और मुख्यमंत्री को लगता है कि मान लीजिए अभी जैसे कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, जैसे कोविड आ गया था मान लो, उस समय में राज्यपाल चाहते हैं कि ये जो टॉपिक है कोविड का, इसको विधानसभा में डिस्कस करना चाहिए, तो फिर डिस्कशन करने के लिए आदेश कौन दे सकते हैं? राज्यपाल दे सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना कि 167 का जो आर्टिकल है वो 3 बातें बताता है। 3 बातें। पहली बात में लिखा गया है कि राज्यपाल सीएम से प्रशासनिक जानकारी मांग सकते हैं, प्रशासनिक रिपोर्ट, कोई भी प्रशासन की जो सूचना है वो राज्यपाल मैसेज करेंगे सीएम को कि आप हमें सूचना दीजिए, देनी पड़ेगी। दूसरा कि किसी विषय को विधानमंडल में डिस्कस करवा सकते हैं, विधानमंडल में चर्चा करवा सकते हैं। और अंतिम तीसरा भी इंपॉर्टेंट है, यहां पे लिखा गया है लॉ फॉर्मेशन, कानून निर्माण की जानकारी, कानून निर्माण की जानकारी मांग सकते हैं। इसका मतलब कितनी बातें मांग सकते हैं? 3 बात, 2 बातें। कानून की जानकारी मांग सकते हैं, प्रशासन की जानकारी मांग सकते हैं, और किसी विषय को विधानमंडल में डिस्कस करा सकते हैं। गवर्नर कैन सीक एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन
गवर्नर कैन सीक एनी इंफॉर्मेशन अबाउट लॉ मेकिंग एंड गवर्नर कैन बी मेक द डिस्कशन विथ इन विधानमंडल ऑफ एनी टॉपिक, किसी भी टॉपिक का विधानमंडल में डिस्कस करवा सकते हैं, किसी लॉ फॉर्मेशन की जानकारी सीख कर सकते हैं, या फिर राज्यपाल सीएम से कोई भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट होती है उसको मांग सकते हैं। ये बात 167 में लिखी गई है। क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन 2 आ सकते हैं कि ड्यूटीज कहां पे लिखी गई है 167 में। सीएम और गवर्नर के कर्तव्य जो रिलेशन है वो रिलेशन 163 में भी, 164 में भी है और 167 में भी है। तो एक क्वेश्चन लिखिए आप, ये उतार के लिखिए, मुख्यमंत्री व राज्यपाल के संबंध किस अनुच्छेद में है? तो क्या लिखेंगे? ए ऑप्शन में आएगा 163, बी में आएगा 164, सी में आएगा 167 और डी में आए उपयुक्त सभी। अब जल्दी नहीं करना, इसका उत्तर उपयुक्त सभी होगा। पर ऐसा आ जाए, इसको बदलते हैं। क्वेश्चन ये रहेगा मुख्यमंत्री व राज्यपाल के संबंध किस अनुच्छेद में, और यहाँ पे एक आर्टिकल आए जैसे आर्टिकल 80, आर्टिकल 167, आर्टिकल 142, आर्टिकल 169, उस समय उत्तर क्या होगा? 167 होगा। इसका मतलब ये तीनों ही जो आर्टिकल है ये मुख्यमंत्री राज्यपाल के संबंध को बताते हैं। पर अगर कोई इंडिविजुअल उत्तर आता है या ऐसा ही पूछ ले 163, 164, 167 और 168 ऐसा पूछ लिया तो उत्तर क्या होगा? 167 होगा। समझ में आ गई ना? तीनों ही आर्टिकल है वो मुख्यमंत्री राज्यपाल का संबंध बताते हैं, पर इन तीन में से एक चुनना हो तो कौन सा होगा? 167 का होगा। ठीक है, अब अंतिम बात क्या है? अंतिम बात यह है कि जो मुख्यमंत्री, जो राज्यपाल जो है, वो जो राज्य के जो विश्वविद्यालय हैं उनके जो विसीज होते हैं, वाइस चांसलर होते हैं, इनकी नियुक्ति करते हैं। इसका मतलब ध्यान से लिखना है इसको, राज्य के, मैं राज्य के वर्ड यूज कर रहा हूं, राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति कौन करेंगे? राज्यपाल। बट ये बट और ये ठीक है, बट है, इसका क्वेश्चन बन सकता है। बट 2 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनके कुलपतियों की नियुक्ति ये नहीं करेंगे। पहला NLU जोधपुर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, राष्ट्रीय लॉ विश्वविद्यालय जोधपुर, और केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर, केंद्रीय विश्वविद्यालय अब ये क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछ सकता है, निम्न में से कौन से विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाएगी? तो ध्यान रखना, ये जो राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है, नेशनल जो लॉ यूनिवर्सिटी है, इस नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपति की नियुक्ति नहीं की जाएगी। ध्यान रखना, इसके जो कुलाधिपति होते हैं वो राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, और इसका तो केंद्रीय विश्वविद्यालय कुलपति होते हैं, ये तो सेंट्रल लेवल से नियुक्त किए जाते हैं, इसलिए इन दोनों की नियुक्ति नहीं करेंगे। बाकी चाहे आप कोई सा भी विश्वविद्यालय लगा लो, राजस्थान विश्वविद्यालय लगा सकते हैं, या फिर अपना कोई वर्धमान महावीर लगा सकते हैं, या फिर आप कोई सा भी और यूनिवर्सिटी है, महाराजा गंगा सिंह है, उसका लगा सकते हैं। सारे कुलपतियों की नियुक्ति राज्यपाल। कौन से 2 विश्वविद्यालय जिनके कुलपतियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाएगी? उसमें एक राष्ट्रीय लॉ विश्वविद्यालय और केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर। ये आपकी कार्यपालिका शक्ति हुई है। अब रिपीट करते हैं, इसका मतलब तो बहुत विस्तृत है। हाँ, पर एक बार पढ़ लिया ना कहीं कोचिंग करने की जरूरत है, ना कोई आपको नया कुछ काम करने की जरूरत है, बस इन नोट्सों को रिवाइज करते रहना। अब एक चार्ट बनाते हैं, शॉर्ट नोट्स, राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्यपाल की शक्ति। चार्ट में कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखें, शॉर्ट नोट्स, आर्टिकल 154, आर्टिकल 163, आर्टिकल 164, आर्टिकल 165, आर्टिकल 166 और आर्टिकल 167।
शॉर्ट नोट्स बनाओ। अब आपको अगर आरएस में पूछा जाता है कि राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति लिखो, तो सीधा लिख देंगे आर्टिकल लगा के। एग्जामिनर 5 में से 5 देगा और 2 में से 2 देगा। यहां पे लिखना है सभी कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में ऑल एग्जीक्यूटिव पावर वेस्टेड विथ गवर्नर। 163 में देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एक मंत्री परिषद होगी, देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। उसका मुखिया कौन होगा, हेड कौन होंगे, सीएम होंगे। और राज्यपाल स्वविवेक को छोड़कर और इसकी सलाह पर काम करेंगे। एक्सेप्ट हिज डिस्क्रिशनरी पावर, गवर्नर शैल एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दिस डिस्क्राइब इन आर्टिकल 163। 163 में है। 164 का क्या लिखा गया है, 164 में लिखा गया कि सीएम किसके द्वारा नियुक्त होंगे, राज्यपाल के द्वारा, और अन्य जो मंत्री हैं वो किसके द्वारा नियुक्त होंगे, राज्यपाल के द्वारा ही। बट इसमें एडवाइस किसकी ली जाएगी, सीएम की। अब इनको नियुक्त करना, ये त्यागपत्र और बर्खास्त, ये किस में पावर है, राज्यपाल में पावर है, ये राज्यपाल में शक्ति है। 165 क्या कहता है, महाधिवक्ता जो है, महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राज्यपाल के द्वारा। इसके अलावा किस किस की नियुक्ति, इसके अलावा राज्य वित्त आयोग की, इसके अलावा राज्य सूचना आयोग की, इसके अलावा निर्वाचन आयोग की, इसके अलावा आरपीएससी की, इसके अलावा महिला आयोग की, लोकायुक्त की, बहुत सारी नियुक्तियां हैं, आगे अलग अलग पढ़ेंगे। 166 में क्या लिखा गया, 2 बातें, एक किसके नाम से कार्य होंगे और एक कार्य आवंटन का नियम कौन बनाएगा, कार्य आवंटन। 167 में कितनी बातें, 3 बातें। क्या क्या सूचना मांग सकते हैं, प्रशासन की सूचना मांग सकते हैं, कोई भी मुद्दे को डिस्कस करवा सकते हैं, या फिर लॉ फॉर्मेशन कानून की जानकारी मांग सकते हैं। ये सारी बात किस में लिखी गई है, ये बात राज्य की कार्यपालिका शक्ति में लिखी गई है। 1 घंटा हो गया कार्यपालिका शक्ति में। नेक्स्ट क्लास विधायी शक्ति के बारे में होगी, वो विधायी शक्ति थोड़ी सी बड़ी है, फिर बाकी सारी एक क्लास में सारा सब कुछ हो जाएगा। पर मेरा मूड ऐसा कुछ जल्दी करने का देखिए है नहीं, मैं बहुत छोटी छोटी बातें आपको बताना चाहता हूँ। अब जो हिंदी मीडियम वाले उनके लिए तो पूरा हो गया, इन टर्मिनोलॉजी को मैं इंग्लिश में डिस्क्राइब कर देता हूँ ताकि इंग्लिश मीडियम वालों की दिक्कत आए नहीं। तो अब इंग्लिश में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। सबसे पहले है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नर, ये आपने हेडिंग लगा ली होगी। तो हाउ मेनी आर्टिकल डज डिस्क्राइब इट, आर्टिकल 154, आर्टिकल 163, आर्टिकल 164, आर्टिकल 165 एंड आर्टिकल 166 and article 167. These 1, 2, 3, 4, 5, 6. These 6 articles describe the executive power of governor. Very first is article 154. Article 154 basically describe about the executive power of state. So the executive power of state vested with governor. Only you should write down the governor word here. Second one, there shall be council of minister. There shall be council of minister headed by CM. There shall be council of minister headed by CM. Governor will act and advise of CM. Governor will act advise of CM as well as council of minister except his discretion power. Okay. So except his discretion power, governor shall act and advise of council of minister, but he can't send reconsideration of any advice except discretionary power. Okay, so he can use discretionary power but he can't send any reconsideration. Article 164 basically describe about the appointment, term, resignation and suspension. So council of minister and CM appointed by the governor and they can hold their post during his pleasure. Okay, after completing or without completing their term, they can send resignation to the governor. Second thing, governor can suspend council of minister as well as CM also. 165 article basically describe about the advocate general. Advocate general will be appointed by the governor. Except advocate general, all the officials at state level like as finance commission, state election commission, human rights commission, lokayukt, RPSC member and as well as chairperson. This article deal with 2 things. First one is
all the executive work done with the name of governor. And second thing is basically describe about the first one is all the things, and second thing basically describe about the allocation of the business rule done with the name of governor. Governor will make the form the law of allocation business rule. Article 167 describe about the relation of CM and governor. This article basically deal with three things. First one, relation means governor can seek any information regarding law formation. First. Second, governor can seek information regarding administrative formation. And third thing is governor can seek the information about the discussion of any issue in legislature. Okay, so I think एग्जीक्यूटिव पावर आपके क्लियर हो गई होगी, इनको शॉर्ट नोट्स में आप लिख सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, इसमें अपन विधायक शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।